पहली बड़ी खबर, जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। इससे पाकिस्तान में हड़कंप क्यों है? दूसरी खबर, सीए पर पाकिस्तान और अमेरिका के भारत विरोधी सुर्खियों हैं। अल्पसंख्यकों पर भारत ने कैसे आईना दिखाया? तीसरी खबर, तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तार हो गई है। ईडी एक्शन का दिल्ली शराब घोटाले से कैसा कनेक्शन है? चौथी खबर, पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। दक्षिण द्वार जीतने से क्या एनडीए 400 पार होगी? और पांचवी खबर, चुनाव तारीखों के ऐलान में सिर्फ 18 घंटे शेष हैं। कितने चरण में वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, हम बताएंगे। इन सभी खबरों के साथ आज की जो पहली बड़ी खबर है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, वो सबसे पहले फिक्र में हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की फायर पावर। वो वायु शक्ति जिसकी गर्जना से पड़ोसी देश पाकिस्तान का कलेजा कांप उठेगा। आपने नाम सुना होगा, बोइंग कंपनी का सबसे एडवांस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। आज जोधपुर में इसका पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जोधपुर में तैनात पहले स्क्वाड्रन में कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। अमेरिका से 3 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इसी वर्ष मई तक हो जाएगी। बाकी के बचे 3 हेलीकॉप्टर जून 2024 तक आर्मी को मिल जाएंगे। यह स्क्वाड्रन पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और इससे भारतीय सेना की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात, अपाचे के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब होगी। अपाचे पलक झपकते ही पाकिस्तानी सीमा पर पहुंचेगा और दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। हवा में उड़ता टैंक, ठीक सुना आपने, यही तो खूबी है बोइंग के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, जो सबसे एडवांस्ड, सबसे घातक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगी हेलफायर मिसाइलें दुश्मन टैंकों के लिए काल साबित होती हैं। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर अगर एक साथ मिलकर हेलफायर मिसाइलें लॉन्च करें तो दुश्मन के 70 टैंकों के पूरे बेड़े को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। हेलफायर मिसाइलों के अलावा इसमें लगी स्टिंगर मिसाइल और 70 mm के 76 हाइड्रा रॉकेट भारी सैन्य गाड़ी को तबाह कर सकते हैं। अपाचे 1200 राउंड की एक 30 mm चेन गन से भी लैस है। इसके अलावा अपाचे दुश्मन की सेना पर 360 डिग्री कवरेज के साथ प्रहार करता है। 16 किलोमीटर से अधिक की दूरी से एक बार में 250 से अधिक लक्ष्यों का पता लगा सकता है और कुछ ही सेकंड में कई टारगेट को एक साथ बर्बाद कर सकता है। अपाचे की शक्ति सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसमें नाइट विजन सिस्टम के लिए नोज माउंटेड सेंसर सूट लगा है, यानी कि ये किसी भी मौसम में, दिन और रात, हर तरह के मौसम में ऑपरेशंस कर सकता है और दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। सोच कर देखिए, इतनी सारी ताकत से लैस अपाचे का सामना जंग के मैदान में अगर पाकिस्तान की सेना से हो जाए तो मुनीर की फौज सेकंडों में घुटने टेक देगी। पाकिस्तान की हार निश्चित होगी क्योंकि अपाचे तब गेम चेंजर साबित होगी। अंबाला और हासिमारा में राफेल का डिप्लॉयमेंट हुआ है और जोधपुर में अपाचे का। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए। भारतीय सेना करीब 5700 करोड़ रुपए की डील के तहत 6 हेवी ड्यूटी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल कर रही है। आर्मी के पायलट और इंजीनियर्स अपाचे को उड़ाने और ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस वक्त भारत के पास AH-64E मॉडल के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिका से साल 2020 में मिले थे। इसका पहला स्क्वाड्रन पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। अपाचे कितना खतरनाक है इसे आप ऐसे समझें कि अपाचे का इस्तेमाल अब तक पनामा युद्ध से लेकर फारस की खाड़ी, कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान युद्ध में हो चुका है। इजराइल इसका इस्तेमाल लेबनान के साथ संघर्ष में कर चुका है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपाचे से कहर बरपा चुकी है। यूके ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में अपनी तरफ से अपाचे हेलीकॉप्टर दिए, लेकिन भारत में पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ अपाचे की तैनाती ही नहीं की जा रही है, बल्कि चीन पाकिस्तान दोनों को बड़ा खतरा मानते हुए ऐसे कई हथियार LOC से लेकर LAC तक तैनात किए जा रहे हैं। LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान,
भारत के दो दुश्मनों में हर पल टू फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है। हिंदुस्तान की सरकार और सेना ये खतरा जानती है, इसीलिए दोनों ही सीमाओं पर जोरदार पलटवार की तैयारी की गई है। हाल के दिनों में भारत ने दोनों मोर्चों पर ऐसे कई घातक हथियार तैनात किए हैं जो दोनों दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। ये प्रचंड की ताकत है। भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ऐसे 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के पास है और 10 भारतीय वायुसेना के पास। 20 mm की बुर्ज गन, 70 mm के रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस, जो सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आक्रामक अभियानों को सफल बनाने में सक्षम है। यानी पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक प्रचंड सीमाई सुरक्षा करता है। जोधपुर में इसकी एक स्क्वाड्रन तैनात है और अपाचे के आ जाने के बाद दोनों लड़ाकू हेलीकॉप्टर जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के लिए काल बन सकते हैं। ये स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। 3 वेरिएंट के साथ इसकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। हाल ही में पिनाका के 2 रेजिमेंट की तैनाती LAC के बेहद करीब करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर तक सबसे बड़ा खतरा है और यहां चीन से निपटने के लिए भारत ने ईस्टर्न सेक्टर की मजबूती पर भी काफी ध्यान दिया है। तवांग में चीन के ठीक सामने वाचा के पास M777 हॉवित्जर गन, 155 mm कैलिबर गन और लाइट फील्ड हॉवित्जर गन को तैनात किया गया है। भारतीय आर्मी ने LAC पर 600 की भी तैनाती की है, जो दुनिया की सबसे घातक राइफल है। भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के डिफेंस थिंक टैंक रूसी ने रिपोर्ट दी थी कि भारत चीन के बीच 2025 से लेकर 2030 के बीच कभी भी दूसरा युद्ध छिड़ सकता है। 2 दिन पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि LAC पर भारत अमेरिका के बीच बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। ऐसे में चीन को लेकर भारत न सिर्फ सतर्क है बल्कि तैयारी जबरदस्त है। और आपको ईडी के आज के सबसे बड़े एक्शन की खबर बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और BRS नेता के कविता को हैदराबाद से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। आप इस वक्त के कविता की गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं। उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम जमा हो गया, जबरदस्त नारेबाजी हुई। पुलिस को उन पर काबू पाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। अब से करीब 40 मिनट पहले के कविता को भारी सुरक्षा के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट लाया गया। ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली ला रही है। यहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर के कविता पर आरोप क्या है। ईडी की कस्टडी में मौजूद आरोपी अरुण पिल्लई ने कबूला है कि वो के कविता के फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहा था। पिल्लई ने मान लिया है कि शराब के बिजनेस में कट देने की बात हुई थी। आरोपी पिल्लई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के साथ 100 करोड़ की डील तय हुई थी। डील के बदले के कविता की कंपनी को शराब का L1 लाइसेंस मिलना था। पिल्लई ने कबूला कि ओबरॉय होटल में के कविता के अलावा शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा भी थे। इस मीटिंग में ही शराब लाइसेंस की डील और दलाली की रकम ट्रांसफर पर बात हुई थी। के कविता की गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम और के कविता के घर के स्टाफ के बीच जमकर बहस हुई। आप इसे भी सुनिए। Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता टी राजा ने कहा है कि आज बहन गई, कल भाई भी जाएगा। इसका जवाब BRS नेता रवुला श्रीधर ने दिया। ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। तो समय बदलता है। कल समय हमारा खराब था, आज समय तुम्हारा खराब है। हमने वो समय पर कोई गलती नहीं थी,
गलती नहीं की थी, लेकिन आज तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने शराब घोटाला किया है, तो जाना ही था जेल को। चलो आज बहन गई, कल भाई भी जाएगा और परसों बाप भी जाएगा। सिलसिला जारी रहेगा। 19 को जब आपका हियरिंग है, इतना जल्दबाजी क्या है? जब मोदी जी हैदराबाद में हैं और आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिलकर। सवाल यह है कि दिल्ली शराब घोटाले के तार तेलंगाना तक कैसे जुड़ गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में साउथ का एक ग्रुप भी एक्टिव था। इस ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी और इस डील के जरिए ही के कविता को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और इस केस में पुख्ता सबूतों के बाद ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी घोटाले में के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईडी के 8 समन के बावजूद केजरीवाल अब तक एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर कोर्ट ने कल यानी 16 मार्च को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 16 मार्च को पेशी से बचने के लिए केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब देखना यह है कि कल अगर केजरीवाल कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो ईडी का रुख क्या होगा। क्या केजरीवाल के लिए कल का दिन मुश्किल भरा हो सकता है? इसी पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कल का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से तकरीबन 8 सम्मन भेजे गए, लेकिन 8 सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन सम्मन पर पेश नहीं हुए। तो ऐसे में ईडी ने जो संबंधित कोर्ट थी, ईडी की स्पेशल कोर्ट उस राउज एवेन्यू, उसके सामने अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को कल बुलाया गया है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी भी संभावना बेहद कम लग रही, क्योंकि जो सेशंस कोर्ट है उसने साफ तौर पर बोला है कि अरविंद केजरीवाल को जो कंसर्न कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसी के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि मैटर वहीं पर उसकी सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की कि अपनी लीगल टीम के जरिए पहले सॉर्ट आउट कराया जाए, यानी कि वहां पर पहले लीगल टीम पेश हो, लीगल टीम तमाम तरीके की दलीलें रखे, साथ ही समय बार्गेन करने की कोशिश करे और उसके बाद हाई कोर्ट भी जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा सकती है। तो ऐसे में संभावनाएं कम है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर से पेश नहीं होते हैं तो फिर आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या तो सम्मन इशू करवाया जाए कोर्ट से, या फिर उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कोर्ट से आदेश पारित करवाया जाए। तो ऐसे में ईडी की यही कोशिश होगी। और इसके अलावा ईडी के पास अपना एक अधिकार है, जिसमें ईडी, क्योंकि केस की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी भी ऑनगोइंग है, तो ऐसे में ईडी अरविंद केजरीवाल को फिर से सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन जिस तरीके का रवैया पिछले कुछ समन्स पर रहा है, उसके बाद मजबूरन ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट के जरिए ही ईडी की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल करवाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और खबर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण की। लोकसभा चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया है। 131 सीटों वाले दक्षिण भारत में आज उन्होंने प्रचार की शुरुआत की। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना यानी एक ही दिन में 3 राज्यों में रैलियां की, रोड शो किया। 19 मार्च तक वो दक्षिण के दौरे पर हैं। 2019 में दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 29 जीत पाई थी। इस बार पीएम का फोकस इस आंकड़े को बढ़ाना है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए पीएम को मशक्कत करनी पड़ेगी। पीएम मोदी आज तमिलनाडु पहुंचे, लेकिन वहां खेला हो गया। तमिलनाडु पुलिस ने कोयंबटूर में प्रधानमंत्री के रोड शो को अनुमति देने से इनकार कर दिया। 18 मार्च को पीएम मोदी का वहां 4 किलोमीटर का रोड शो होना था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और जनता को असुविधा का हवाला देते हुए रोड शो को इजाजत नहीं दी। बाद में मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पीएम मोदी को रोड शो करने की मंजूरी दे दी। दक्षिण भारत से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत से ही लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं।
इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। बीजेपी के 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए दक्षिण का किला फतह करना जरूरी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में बीजेपी और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। पीएम के आज के दौरे की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई। जनसभा में पीएम ने राज्य की सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस सरकार पर खूब हमले किए। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। तमिलनाडु के बाद पीएम केरल के पथनमथिट्टा गए और वहां भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मलयालम में की। इत्तमणा नानोरिल अधिगम। तमिलनाडु की तरह केरल में भी वो लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। कल पीएम मोदी तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सभा करेंगे। यहां के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में उनका कार्यक्रम होगा। दरअसल बीजेपी 400 के नारे को तभी पूरा कर पाएगी जब वो अपनी मौजूदा लोकसभा सीटें बरकरार रखने के साथ ही दक्षिण भारत में और सीटें जीते। 19 मार्च तक प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। 2019 के नतीजों में इन 129 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 29, जबकि कांग्रेस के खाते में 27 सीटें हैं। इनमें कर्नाटक में 25, जबकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सीटें। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। जनवरी से पीएम मोदी 6 बार दक्षिण भारत जा चुके हैं। इस दौरान वो 4 बार केरल, 5 बार तमिलनाडु और 2 बार तेलंगाना का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री के दक्षिण दौरे के बाद अब वो खबर जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है, अब से ठीक 18 घंटे बाद कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग की टीम पूरी तरह तैयार है। टीवी9 भारतवर्ष भी आपको सबसे पहले पूरा चुनावी कैलेंडर दिखाने के लिए तैयार है। आज दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने पदभार संभाल लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ तारीखों की घोषणा पर चर्चा की। कितने चरणों में चुनाव होगा, किस राज्य में कितने चरणों में वोटिंग हुई, टीवी9 भारतवर्ष के पास इसकी पूरी डिटेल है। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार दोपहर 3 बजे लोकसभा के चुनावी रण का बिगुल बज जाएगा। चुनाव तारीखों की घोषणा होगी। टीवी9 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में होंगे। पहला चरण 17 से 20 अप्रैल के बीच होगा। आखिरी दौर का मतदान 22-23 मई के आसपास होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी, बिहार, बंगाल जैसे बड़े और संवेदनशील राज्यों में 6 से 7 चरण में वोटिंग की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 4 या 5 चरण में वोटिंग हो सकती है। तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव प्रक्रिया संभव होगी। टीवी9 को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नामांकन प्रचार के लिए 30 से 32 दिन का समय दिया जाएगा। मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ ही होंगे। राज्यों के मौसम, पर्व, त्योहार को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं
आपके राज्य में कितने चरण में चुनाव हो सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 6 से 7 चरण में वोटिंग होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण, राजस्थान में 2 से 3 चरण, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 1 चरण में मतदान होगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के दक्षिण राज्यों में 1 चरण में वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए 2014, 2019 और अब 2024 में चुनाव की तारीख, चुनाव के चरण और परिणाम के दिन की जानकारी देते हैं। 2024 में कल 16 मार्च को तारीखों का ऐलान होने वाला। TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 6 से 7 चरणों में मतदान संभव है। मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम आएगा। इसके अलावा 2014 में 5 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ, 9 चरण में मतदान हुए और 16 मई को नतीजे आए। इसी तरह 2019 में 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में वोटिंग हुई और 23 मई को चुनावी नतीजे आए। कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग CBI, ED जैसी संस्थाएं बीजेपी, RSS का हथियार हैं। बीजेपी की सरकार बदलेगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और RSS के हथियार हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं, ये फिर से कभी नहीं होगा। लोकतंत्र के इस पर्व को सफलतापूर्वक कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने कुछ चुनौतियां भी। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने सूत्रों से चुनाव आयोग की चुनौतियों पर बड़ी जानकारी दी। इसके मुताबिक पहली चुनौती राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के हेट स्पीच रोकना है। दूसरी चुनौती आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लचर रवैये पर कार्रवाई करना है। तीसरी चुनौती चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा पर नजर रखना है। चौथी चुनौती भ्रामक, फर्जी और गलत खबरों पर एक्शन लेना है। इसके साथ ही पांचवी चुनौती सोशल मीडिया के युग में डीप फेक जैसे खतरों से निपटना है। चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर राजनीतिक दल उत्साहित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने BLO से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। हर बूथ पर, हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। लोकसभा के चुनाव लोकतंत्र में उत्सव से कम नहीं हो। चुनाव को लेकर देश में जनता का जोश कैसा है? हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों से आम लोगों से कुछ बातचीत की। ये जानने की कोशिश की है कि इस बारे में वो किन मुद्दों पर वोट डालने वाले। अभी तक तो जो मोदी जी ने काम किए हैं उसको लेके जब बात होती है तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक जाम की समस्या है, दूसरी समस्या सीवरेज की है। आप लुटियन जोन को छोड़ दें तो जो हमारी गांधीनगर विधानसभा हो, गोकुलपुरी विधानसभा हो, किराड़ी विधानसभा हो, इन सब विधानसभाओं में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जल भराव और सीवर की जो समस्या इतनी ज्यादा बदहाल है कि जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। हमारे मोदी जी ने 2 टर्म में इतना अच्छा महिलाओं के लिए किया है। मैं चाहती हूँ कि तीसरा टर्म भी उनको दिया जाए।
अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के युवा इस बार किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? हमारे संवाददाता की वहां से रिपोर्ट देखें। हमारी हैट्रिक लगेगी। मुद्दे की बात ऐसी है, 10 साल से मोदी जी विकास की गति को दौड़ा रहे हैं। आज स्थिति क्या है? आज केवल विकास 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 की बात होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अब की बार फिर भाजपा 400 की पार जाएगी। युवाओं को जिस प्रकार से मोदी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से बहुत कुछ दिया है और महिलाओं के लिए विशेषकर मोदी जी कार्य कर रहे हैं। विदेशों में जब बात करते हैं भारत की, तो भारत का पताका हर जगह बोल रहा है। पूरे देश में 400 से पार सीटें बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ में पूरे नागरिक यानी कहने जो वापस से उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले कल दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष लोकसभा चुनाव पर लेकर आ रहा है सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। TV9 भारतवर्ष की गारंटी 543 लोकसभा सीटों में हर एक सीट का सर्वे। TV9 भारतवर्ष की गारंटी, नतीजे से पहले सबसे सटीक सर्वे, सबसे सटीक रिजल्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बाद खबर नशे के सौदागर की। भारत ने ड्रग्स के गोरख धंधे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब नशे के नेटवर्क का कनेक्शन पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। मंगलवार को पाकिस्तान से बोट के जरिए आ रही 480 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ये ड्रग्स पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में बरामद की गई। ड्रग्स से भरे नीले रंग के इन पैकेट पर एक्स्ट्रा स्पेशल लिखा था। गुजरात ATS, कोस्ट गार्ड और NCB के जॉइंट ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से इतनी बड़ी खेप बार बार कौन भेज रहा है? कितने चेहरे इसके पीछे? कहा जा रहा है कि यह खेल पाकिस्तान में बैठे हाजी सलीम सिंडिकेट का है। हाजी सलीम पाकिस्तान का बड़ा ड्रग सप्लायर है जिसके कई मॉड्यूल हैं। अब तक आप दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते थे, लेकिन ये हाजी सलीम कौन है? क्या हाजी सलीम का कोई आतंकी कनेक्शन है? हिंदुस्तान कैसे उसका नेटवर्क तोड़ने वाला है? जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम हाजी सलीम उर्फ हाजी बलोच, पता कराची, पाकिस्तान। ये वो चेहरा है जिसे भारत समेत 8 देशों की एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। हाजी सलीम दुनिया में लॉर्ड ऑफ ड्रग्स के नाम से बदनाम है। हाजी सलीम एक बहुत बड़ा नारकोटिक स्मगलर है जिसका नेटवर्क दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस आदि नेशंस में फैला हुआ है और विभिन्न मॉड्यूल्स के जरिए ये लोग इन देशों में अरब सागर और हिंद महासागर के रास्ते से माल पहुंचाता है। भारतीय एजेंसियों के साझा ऑपरेशन में हाजी सलीम के जो मोहरे पकड़े गए, ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। मोहम्मद अयाज, ग्वादर, पाकिस्तान। जुबैर अहमद, ग्वादर, पाकिस्तान। मुतालिब खान, ग्वादर, पाकिस्तान। बहार अली, ग्वादर, पाकिस्तान। अंदाज लाला, ग्वादर, पाकिस्तान। और मोहसिन हुसैन, ग्वादर, पाकिस्तान। हाजी सलीम अपने कंसाइनमेंट को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए बलूचिस्तान के गरीब और बेरोजगार नौजवानों का इस्तेमाल करता है, जिन्होंने हाजी सलीम को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। शायद इसीलिए खुफिया एजेंसियों के पास हाजी सलीम की इस पुरानी दिखने वाली फोटो और नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं है। हाजी सलीम के बारे में अभी इतनी ही जानकारी है कि पाकिस्तान के कराची में इसका पता दाऊद इब्राहिम के नजदीक है, यानी ये दाऊद इब्राहिम का पड़ोसी है। हाजी सलीम को कई बार दाऊद के बंगले से निकलते और जाते हुए भी देखा गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि हाजी सलीम और दाऊद के बीच गहरे कनेक्शन हैं। पहली बार हाजी सलीम का नाम 2015 में सामने आया, जब इसका करोड़ों का माल केरल के पास समुद्र में पकड़ा गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो पिछले 2.5 साल में हाजी सलीम से जुड़ी 40,000 करोड़ की ड्रग्स भारतीय सीमा में पकड़ी जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इतना एक्शन होने के बावजूद तस्करी थम नहीं रही। ये अपने मॉड्यूल्स के जरिए, करियर्स के जरिए ड्रग्स भेजता है। अभी तक इसका खुद निकल के बाहर आना पाया नहीं जा रहा है। ये पाकिस्तान में बेस्ड है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ मुहिम जारी किए हुए हैं।
अब हिंदुस्तान में हाजी सलीम की जड़ों को काटने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर एनसीबी ने ऑपरेशन सागर मंथन शुरू किया है। ऑपरेशन सागर मंथन के तहत जारी इस कार्रवाई में 1.5 हफ्ते के अंदर करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। कुल 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तानी माफिया हाजी सलीम का सिंडिकेट बहुत ही शातिर तरीके से ड्रग तस्करी करता है। इसके लिए वो समुद्री रूट का इस्तेमाल करता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक हाजी सलीम का ड्रग कंसाइनमेंट ईरान से अफगानिस्तान, मलेशिया और श्रीलंका होते हुए हिंदुस्तान आता है। ड्रग से लदी शिप हिंदुस्तान की मरीन लाइन के पास लाए जाते हैं, जहां से इन्हें रात के अंधेरे में छोटी छोटी बोट के जरिए पोर्ट लाया जाता है। पहचान के लिए ड्रग्स के पैकेट पर कुछ खास निशान या नंबर लिखे होते हैं, जैसे 777, 555, 999, उड़ते घोड़े और बिच्छू। जिन पैकेट पर ये छपे होते हैं वो हाजी सलीम का कंसाइनमेंट होता है। लेकिन हाजी सलीम ये सब अपने दम पर नहीं करता, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान और उसका सिस्टम पूरा सपोर्ट करता है। भारतीय जांच एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाजी सलीम को कई सैटेलाइट फोन मुहैया करवा रखे हैं। इन फोन के जरिए वो समुद्र में कंसाइनमेंट के साथ मौजूद अपने गुर्गों के संपर्क में रहता है। इतना ही नहीं, आईएसआई ने हाजी सलीम को AK-47 के साथ सुरक्षा तक मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाजी सलीम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा हाथ है। खबरें तो यहां तक है कि हाजी सलीम जल्द दाऊद इब्राहिम को ड्रग्स के कारोबार में रिप्लेस करने वाला है। आईएसआई के इशारे पर हाजी सलीम हिंदुस्तान में नार्को टेररिज्म को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में हाजी सलीम ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसका नेटवर्क करीब दर्जन भर देशों में फैल चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निशाने पर है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसको गिरफ्तार करने में सफल होंगे। एनसीबी का टारगेट हाजी सलीम है, जिसे दबोचने के लिए दूसरे देशों की एजेंसियों से भी संपर्क साधा गया है। शक है कि इसका कनेक्शन आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। पाकिस्तान का ये लो कॉस्ट वॉर है। पहले भी कई बड़ी खेप के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। ड्रग्स के सहारे पाकिस्तान युवाओं को खोखला करने की साजिश रच रहा है, जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम के बाद अब हाजी सलीम को मोहरा बनाया। और अब बात रूस में राष्ट्रपति चुनाव की। आज रूस की जनता फैसला कर रही है कि रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस में एक दिन की जगह 3 दिन तक चुनाव चलेंगे और पुतिन का रूस का 5वां राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स की नजर इस पर टिकी है कि आखिर पुतिन चुनाव जीतकर क्या करेंगे। आखिर कैसे 5वीं बार पुतिन के रूस का राष्ट्रपति बनते ही रूस की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। अपने 11 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स से पुतिन ने 2 टूक कहा, देशभक्ति का जज्बा दिखाइए और रूस के कामयाब भविष्य में योगदान दीजिए। ये पुतिन का सिर्फ रूस की जनता से संवाद नहीं है, बल्कि नाटो को सीधी धमकी है। पुतिन ने इस अपील के जरिए बता दिया कि वो वैसा ही करेंगे जैसा वो करते आए हैं। पुतिन की यह अपील खौफनाक बारूदी जंग का ट्रेलर है। पिछले 2 साल में पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान बना दिया है और 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो न सिर्फ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बल्कि यूक्रेन में नए सिरे से अटैक कर सकते हैं। और यही पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा डर है। चुनाव से चंद घंटे पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया। पुतिन जानते थे कि उनका इंटरव्यू केवल रूस में ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि नाटो समेत बाइडेन भी ध्यान से सुनेंगे। पुतिन अपना काम कर गए। पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी देकर उन्होंने साफ तौर पर जता दिया कि यूक्रेन में बारूदी विनाश रुकने वाला नहीं है। यह इंटरव्यू सिर्फ रूस के भविष्य का रोड मैप नहीं था, बल्कि नाटो को डायरेक्ट धमकी थी। पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि वो न्यूक्लियर अटैक से पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि उनके पास तो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियार है। चुनाव से चंद घंटे पहले अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर धमकी वही दे सकता है जिसे पूरा पक्का भरोसा हो कि वो चुनाव में जीतने वाला है। अब क्या यूक्रेन में विनाश की सुनामी आने वाली है? क्या जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ, पुतिन अब उससे भी बड़ा अटैक करने की तैयारी में है और पश्चिमी देशों का डर यही इशारा कर रहा है।
पुतिन के इन्हीं तेवरों से पश्चिमी देश डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा। पुतिन कितना आगे तक जाएंगे? क्या न्यूक्लियर अटैक की भी नौबत आ सकती है? सवाल कई हैं मगर जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से क्या हालात बिगड़ने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखें। पिछले 2 साल में दुनिया ने देख लिया कि आखिर यूक्रेन में किस कदर महाविनाश हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद न पुतिन के तेवर कम हुए हैं और न ही पश्चिमी देशों की यूक्रेन को मदद। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आग में घी का काम कर सकता है। नेशनल टेलीविजन पर पुतिन के गुस्से के बाद मैक्रो ने भी बड़ा ऐलान किया। जरूरत पड़ी तो फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है। यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने का बयान मैक्रो ने 2 महीने में लगातार दूसरी बार दिया है। यानी अब नाटो देशों को लगने लगा है कि सिर्फ हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद नहीं की जा सकती। अगर रूस को रोकना है तो जंग में उतरना ही होगा और इसके लिए बर्लिन में बड़ी बैठक होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बर्लिन पहुंच रहे हैं। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क भी बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री ने फिर दोहराया है कि पुतिन को नहीं रोका तो जंग उनके दरवाजे तक दस्तक दे देगी। हर कोई पुतिन के तेवरों से डरा हुआ है। नाटो देश खुद को बेशक बेहद ताकतवर मानते हो, लेकिन उन्हें पुतिन की ताकत का अंदाजा है और ये डर हर नाटो देश के लीडर पर साफ देखा जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक की है। रूस में यूक्रेन का यह अटैक कितना बड़ा है? क्या यह पुतिन को ज़ेलेंस्की की कोई मैसेजिंग है? रिपोर्ट देखें। यह रूस का थर्मोबैरिक लॉन्चर था जिसे यूक्रेनी ड्रोन ने पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस के वेपन डिपो पर यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने क्लस्टर बम से अटैक किया। इसमें कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह रूस के आर्म्ड व्हीकल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक था। आर्म्ड व्हीकल खाक हो गया, कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। आपने रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के अटैक देखे, अब नाटो का यह विध्वंसक हमला देखिए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर नाटो ने मिसाइल से कहर बरपाया। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि रूस पर हमले में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा डूब गया।